नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र सिंह कछवा, इंडिया लाइव चैनल से चीफ एडिटर। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने आज कोविड-19 के कहर पर विशेष चर्चा में अपने मेहमानों को बुलाए हैं। पहले मेहमान आपके होंगे पूर्व राष्ट्रपति के ओएसडी प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी, जो भारत सरकार के राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल व प्रणब मुखर्जी के ओएसडी रह चुके हैं और लगभग 2 दर्जनों से अधिक किताबों का लेखन कार्य कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अपितु इन्होंने कई शोध पत्र व आर्टिकल भी लिख चुके हैं। वहीं साथ में विकास कुमार, जो फ्रेंच भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा के जानकार हैं और सामाजिक विषयों के भी जानकार हैं, साथ में मौजूद हैं। आपको कोविड-19 के कहर में विशेष चर्चा पर उपस्थित होने वाले हैं। भारत में कोरोना बीमारी जिस तरीके से फैली हुई है और दुनिया भर में फैली हुई है, यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है पूरी दुनिया पर। और भारत के लोग अगर यह कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन न करके हम बच पाएंगे, तो यह उनकी भूल है और निश्चित रूप से इससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होंगे। आज भारत में लगभग 20,000 लोग इन्फेक्टेड हो गए। इसका नतीजा क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। अगर कोरोना बीमारी WHO और चीन के मिलीभगत से फैली और पूरी दुनिया इसे तबाह हुई, तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी अमेरिका अगर चीन से लेने के लिए कह रहा है, तो चीन को इस बात को समझना चाहिए कि उसे अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी है कि नहीं करनी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह एक स्टेट की अन्य स्टेट के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी है उससे मुकरना ही माना जाएगा। मेरा मानना है कि अगर अमेरिका ने चीन को दोषी करार करते हुए और यह सोचते हुए कि हाँ, हम इस महामारी से निपटने के लिए जितनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इसकी जड़ चीन में है और इसकी वजह से वह WHO की फंडिंग को रोकता है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से अमेरिका खुफिया विभाग ट्रंप को कोई न कोई जानकारी प्रदान किया होगा। इसलिए निश्चित रूप से यह दुनिया के तमाम स्टेट की अब जिम्मेदारी बनती है कि WHO के और चीन की जो साजिश है उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में सामूहिक रूप से पहल करें और अपने अपने देशों की खुफिया एजेंसी को लगाए कि भारत और दुनिया के लोग जो तबाह हो रहे हैं उसके पीछे चीन का हाथ है और इसकी जिम्मेदारी एक देश को हम निश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, तो ये कहा गया कि आप समय समय पर हाथ धोते रहिए। यह कहा गया कि आप एंटीबायोटिक्स, हल्दी इत्यादि लेते रहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन सावधानी जो सरकार बरतने के लिए कह रही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। इसके पीछे आप सोचिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग है पूरे सरकार की कि हम किसी तरीके से अपनी जनता को बचा लें। लेकिन भारत की जनता समझने वाली नहीं है, तो इससे क्या होगा आप सोचिए। मेरा यह मानना है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसको प्रत्येक जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उस पहल को मानना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि अगर भारत को और दुनिया को अपने अपने नागरिकों की चिंता है, तो उसे ऐसे लॉकडाउन लगा देने चाहिए। आप देखिए केरल में क्या हुआ। अब केरल के लोग 2-3 दिन के लिए राहत पाए हुए थे, ढील देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल, सब कुछ बंद कर दिए गए। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों के बीच में जागरूकता का अभाव नहीं है। लोगों के दिमाग में फितूर भरा हुआ है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा और हम बच जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि लॉकडाउन का पालन करना है तो निश्चित रूप से
मन से, वचन से और कर्म से सब तरीके से करना होगा। एक बात और सामने उभर करके आई कि जनता डॉक्टरों को मार रही है, नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। जो कोरोना पीड़ित हैं वो लोग भी नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो ये ठीक है क्या? हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था। हमारे भारतीय संस्कृति में लोग सहयोग की भावना से जीते थे। अगर डॉक्टर आपका सहयोग करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा करके आपका सहयोग करने के लिए हाजिर हो रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका यह दायित्व नहीं बनता है कि आप उनका सहयोग करें। इसलिए मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, उन्हें कॉलोनियों में नहीं घुसने दे रही है, अपने घरों में नहीं आने दे रही है। अरे भैया, अगर वो अपने घर नहीं जा पाएंगे, अपने जीवन के साथ अच्छे से खान पान की अपनी व्यवस्था से नहीं जुड़ पाएंगे, अपने परिवार को नहीं देख पाएंगे, तो आपकी चिकित्सा में वो कितना सहयोग कर पाएंगे। इसलिए उनको मेंटली आप लोग सहयोग करिए, ये मेरी पूरी भारत की जनता से अपील है। दूसरी बात यह है, भारत सरकार से मेरी यह अपील है कि धीरे धीरे वह मुंबई में जो प्रवासी मज़दूर हैं, सूरत में जो प्रवासी मज़दूर हैं, दिल्ली में जो प्रवासी मज़दूर हैं, उन्हें बसों की व्यवस्था करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गांव में पहुंचा दे। इससे क्या होगा कि वहां की भीड़ कम हो जाएगी और वहां की सरकारें अपने यहाँ कोविड-19 पर विजय पाने में बहुत ही सफल होंगे और भारत सरकार का भी जो इतना बड़ा बोझ है वो हल्का होगा। लॉकडाउन लगाना ठीक है, लेकिन भारत की जनता जो जगह जगह फंसी हुई है, कुछ लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुछ लोग दवाओं से पीड़ित हैं, दवाएं नहीं हैं, कुछ लोग बहुत सारे असाध्य रोग हैं जिनके, उन लोगों के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार की बहुत ही इस मामले में सराहना करता हूं कि उन लोगों ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े लोग हैं, सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से लॉकडाउन को ख़त्म कर दें और अच्छे से अच्छे तरीके से अपने भारत के नागरिकों को रखने के लिए पहल करें। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक प्रवासी मज़दूरों को उनके ज़िलों तक नहीं पहुंचाया जाता, उनके घर नहीं भेज दिया जाता, तब तक यह समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है। अभी एक बड़ी समस्या यह आने वाली है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, वैसे ही देश में अफरा तफरी मचने की संभावना है, क्योंकि लोग जल्दी से जल्दी भागना चाहेंगे। और भागने की स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यही होगा कि कोरोना बीमारी फिर से कहीं ज़्यादा फैल न जाए, इसकी बड़ी आशंका है। इसलिए मित्रों, मेरा यह मानना है कि इस कोविड-19 को जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा अपना आचार व्यवहार, हमारा अपना व्यवहारिक जो पहलू है वो महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के हमें सजग होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से कोविड-19 पर विजय हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी। जैसा कि मैं अभी डॉक्टर कन्हैया सर का वक्तव्य सुन रहा था, सर पूर्व कार्य विशेष अधिकारी और पूर्व OST आदरणीय महामहिम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के रह चुके हैं। सर का जो इस विषय पर बौद्धिक चिंतन है वो केवल हमारे लिए ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए, अपितु पूरे देशवासियों के लिए ये प्रेरणा का काम करेगा और लाभप्रद होगा। आपने जो मुझसे प्रश्न किया है वीरेंद्र जी, उनके आधार पर मैं उत्तर देना चाहूँगा। आपका पहला प्रश्न है कि क्या इस वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए चीन जिम्मेदार है?
दूसरा जो प्रश्न आपने किया है कि शायद WHO अगर समय पर एक्शन ले लेता तो स्थिति क्या होती, और तीसरा प्रश्न है आपका कि जो ट्रम्प साहब है उन्होंने जो WHO की फंडिंग रोक दिया है उसका WHO पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वैश्विक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैं विषय पर प्रवेश करने से पहले WHO के ही रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने, और आप लोगों के ही सामने नहीं, मैं सबके समक्ष रखना चाहूँगा। देखिए WHO 16 अप्रैल तक 87 रिपोर्ट्स जारी कर चुका है कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के बारे में 87 रिपोर्ट्स का यहाँ पर जिक्र कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं पहली रिपोर्ट्स के कुछ लाइंस और कुछ थोड़ी रिपोर्ट्स की लाइंस यहाँ पर मैं बताऊंगा और कुछ अन्य फैक्ट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा इस विषय में। देखिए कोविड-19 की जो WHO की पहली रिपोर्ट है बारे में वो 21 जनवरी को आती है। 21 जनवरी की रिपोर्ट में पहली लाइंस में ये लिखा हुआ है कि वुहान शहर में निमोनिया की तरह की एक कोई बीमारी है, और लेकिन वो कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिससे वुहान में थोड़ी सी परेशानी है। वो 31 दिसंबर को WHO को इन्फॉर्म करता है चाइना, और इसके बाद में 3 जनवरी को ही ठीक 3 दिन बाद में वहाँ पर 44% की रिपोर्ट WHO को देता है। 44% की जब एक ही सिटी में ऐसी घटना होती है तब तक भी WHO किसी भी प्रकार का उस पर एक्शन नहीं लेता। और मैं एक बात और आपको यहीं पर जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए वहाँ के चीन के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर ली बिलियांग ने दिसंबर के मध्याह्न में ही कह दिया था कि चाइना में जो ये वायरस है ये कोई साधारण वायरस नहीं है, और इसके लिए चाइना के डॉक्टर्स ने और चाइना के ब्यूरोक्रेट्स ने उनका मजाक भी उड़ाया था। तो इसलिए जब 44% वहाँ पे हो गए 3 जनवरी तक, तब तक भी WHO कोई भी एक्शन चीन के प्रति या कोई भी एक्शन वुहान में या अपनी इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपर्ट टीम को वहां पर नहीं भेजता है। वहां पे WHO भेजता कब है? 11-12 जनवरी को जो चीन का एक क्षेत्रीय कार्यालय, जो चीन में एक क्षेत्रीय कार्यालय WHO का है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं NHCC, मतलब नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना, 11-12 दिसंबर को उसको इन्फॉर्म करता है और कहता है कि वहाँ के बारे में हमें डिटेल्स दीजिए। तो नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना ने वहाँ पर सर्वे तो किया लेकिन कोई रिपोर्ट WHO को नहीं देता है। हमें ये बात भी ध्यान देना है। इसके बाद में जो अन्य यहाँ पर तर्क निकल कर जो फैक्ट निकल करके आ रहे हैं, वो फैक्ट ये हैं कि जब 44% हो जाते हैं अभी तक भी चाइना इसके बारे में कोई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी WHO को नहीं देता है। वहाँ की चाइना की एक मेडिकल एजेंसी है जिसका नाम है कॉजल मेडिकल एजेंसी। वो एजेंसी जब इस वायरस को आइडेंटिफाइड करने में नाकाम हो जाती है तब भी चाइना 11 जनवरी तक या 12 जनवरी तक 11 या 12 जनवरी तक किसी भी प्रकार की जानकारी ऐसी नहीं आती है और ना ही इसका लैब में टेस्ट होता है। 13 जनवरी को थाईलैंड में इसका टेस्ट हुआ, तब थाईलैंड की जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा ये साधारण बीमारी नहीं, एक असाधारण बीमारी, और इसके प्रति विश्व को ही, केवल चीन को ही नहीं पूरे विश्व को सजग होना पड़ेगा। और तब तक भी WHO ना चाइना के प्रति कोई एक्शन लेता है और ना ही चाइना किसी भी विश्व के दूसरे देशों को इस विषय में सूचना देता है। आपको मैं और एक जानकारी और देना चाहूँगा कि 20 जनवरी को जो WHO की रिपोर्ट ही बता रही है कि चाइना में 282 केस हो गए थे और केवल वुहान सिटी में 282 केस हो गए थे और 3 लोगों की इसी कोविड-19 जो ये वायरस है इसी से मृत्यु हो गई थी। तब भी WHO चुप बैठा रहा। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना और आवश्यक है कि जो अदमोन जी हैं वो मेडिकल के बहुत
मलेरिया के और निमोनिया के और अन्य बीमारियों के वो बड़े एक्सपर्ट हैं। वो इन विषयों के इन विषयों में उनका बड़ा काम है, इन विषयों में उन्होंने काम किया, अनुसंधान किया है, खोज किया है, और लेकिन वो भी चुप रहे। और यहाँ तक ही नहीं, 31 जनवरी को बाकायदा वहाँ पर इंटरनेशनल अपनी मेडिकल एक्सपर्ट टीम तो भेजते नहीं है, इसके बाद में उन्होंने खुद ही वहाँ की चीन की तारीफ कर दी। तो एक ये भी फैक्ट निकल करके हमारे सामने आता है, और इस पर सोचना चाहिए। जब एक समिति बनाने की काम आई कि इस पर निरीक्षण किया जाना चाहिए कि ये आखिरकार है क्या, तो चीन ने कहा कि उस कमेटी में जो व्यक्ति होंगे वो केवल चाइना के होंगे, और इस पर WHO ने कुछ कहा नहीं। तो ये भी एक प्रश्न सबके सामने एक खड़ा होता है, कहीं ना कहीं चीन के उत्तरदायित्व तो ये भी ठहराता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर ली विलियांग की बात किसी से छिपी हुई है नहीं है, उनके बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, और चाइना के ब्यूरोक्रेट और अन्य डॉक्टर्स ने उनके बारे में क्या कहा। तो इन सब बातों से ऐसा पता चलता है कि इस कोविड-19 ये जो वायरस है इनके लिए चाइना जिम्मेदार। मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो WHO है वो अपनी इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपर्ट जो टीम है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में भेजता है, और दूसरे सप्ताह में वहाँ की टीम जाती है। अब मैं तीसरा प्रश्न, जो आपने फंडिंग वाली WHO की फंडिंग वाली बात की, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि देखिए WHO की जो फंडिंग है वो पिछले वर्ष का जो उसका बजट था 4। अब मैं यहाँ पर बड़े संक्षिप्त में अपनी बात करना चाहूँ कि WHO का जो पिछले वर्ष का बजट था वो था $4,421 मिलियन। जो इस वर्ष का WHO का बजट है वो है $4,840 मिलियन, यानी $419 मिलियन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। मैं आपको एक बात और यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि देखिए $400 मिलियन से अधिक जो फंडिंग है वो अमेरिका से आती है WHO को। अगर वो फंडिंग रुक गई तो WHO पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप सब समझ गए। सर को अपनी प्रणामांजलि यहीं से प्रस्तुत कर रहा हूं, और आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद, और धन्यवाद इंडिया लाइव चैनल टीम का बहुत बहुत सा धन्यवाद।